नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। सिक्योरिटी की रिवीजन का ये हमारा 12वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम मई महीने के सिक्योरिटी से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एरो इंडिया के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये अनाउंस किया, एरो इंडिया का जो 13वां एडिशन है ये येलाहांका कर्नाटक में होगा 3 से लेकर 7 फरवरी 2021 के बीच। एरो इंडिया देखो 2 साल में एक बार होता है। ये इंटरनेशनल मिलिट्री एंड सिविल एयर शो है। इसमें काफ़ी तरह के एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करते हैं। इंटरनेशनल एंड इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट, सिविल एयरक्राफ्ट मेकर्स, इसके अलावा मिलिट्री और सिविल एयरक्राफ्ट मेकर्स की जो स्पोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी पार्टिसिपेट करते हैं। मिलिट्री ऑफिशियल्स पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट डिग्निटरीज और बिजनेस विजिटर्स भी इस एरो इंडिया के शो में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। और इस शो को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये देखो ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन गवर्नमेंट की इस्टेब्लिश किया गया था 1981 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसे प्रमोट करना। मतलब जब देखो इस शो में विभिन्न देशों के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आएंगे तो वो देखेंगे हमारे एयरक्राफ्ट को, उनको पता लगेगा कि हमारे देश में इस प्रकार के एयरक्राफ्ट बनते हैं, तो फिर वो कोशिश करेंगे कि हमें भी ये चाहिए आपसे, इंडिया से ये एयरक्राफ्ट। तो इससे इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकेगा, हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंक्रीज होगा। वैसे देखो सबसे पहली बार इस एरो इंडिया एग्जीबिशन शो को ऑर्गेनाइज किया गया था 1996 में। उसके बाद से हर 2 साल में एक बार इस एरो इंडिया शो को ऑर्गेनाइज किया जाता है। आर्टिकल मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक प्रपोजल को अप्रूवल दिया जिसके अनुसार मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की 9,304 पोस्ट को अब एबोलिश कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मिलिट्री में रिफॉर्म्स लाने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल D.B. शेखटकर कमेटी गठित की गई थी और इसी कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद ये फैसला लिया गया है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की हम बात करें, ये इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में आर्मी के ऑफिसर्स काम करते हैं, सिविलियन ऑफिसर्स काम करते हैं, इसके अलावा काफ़ी सारा सबऑर्डिनेट स्टाफ भी होता है। काम क्या है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का? ये देखो वन ऑफ ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और लार्जेस्ट गवर्नमेंट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी है। मतलब डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने वाली ये सबसे बड़ी एजेंसी है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस इस प्रकार का काम करती है जैसे एयरफील्ड डेवलप करना, बिल्डिंग्स, वर्कशॉप्स, रोड्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रनवेज, हैंगर्स, डॉकयार्ड्स, वार्व्स और दूसरे मरीन स्ट्रक्चर को डेवलप करना। मेनली देखो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हीं के लिए ये सर्विस काम करती है। फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, DRDO और इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के बारे में है, जिसे 3 इयर्स शॉर्ट सर्विस स्कीम भी कहा गया है। क्या है ये स्कीम? मान लीजिए आपकी काफ़ी अट्रैक्शन है आर्मी के प्रति, आप जानना चाहते हो कि आर्मी ज्वाइन करने पर किस प्रकार का थ्रिल, किस प्रकार का एडवेंचर होता है, बट आप परमानेंटली आर्मी को नहीं ज्वाइन करना चाहते। मतलब आप नहीं चाहते कि 10 साल से ज़्यादा या फिर पूरी ज़िंदगी आप आर्मी में काम करो। आपको लगता है अगर मुझे ऐसा कोई मौका मिले कि मैं 2-3 सालों के लिए आर्मी को ज्वाइन कर लूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। तो ये स्कीम आपके लिए है। इस स्कीम की सहायता से सिटीजन्स वॉलंटरी बेसिस पर 3 साल के लिए आर्मी को ज्वाइन कर सकेंगे। और ऐसा नहीं है फ्री में ज्वाइन करेंगे, पैसे भी मिलेंगे, बाकायदा फिटनेस टेस्ट होगा। और जो क्राइटेरिया आमतौर पर आर्मी अपनाती है एक ऑफिसर को रिक्रूट करने पर या फिर जवान को रिक्रूट करने में, वही क्राइटेरिया अपनाया जाएगा और सैलरी भी मिलेगी। 3 साल के लिए आप आर्मी ज्वाइन करोगे, आपको एज ए ऑफिसर ज्वाइन करोगे, आपको 80,000 से लेकर 90,000 तक की सैलरी भी मिलेगी। आर्मी को क्या फ़ायदा होगा? आर्मी को देखो ये फ़ायदा होगा, आर्मी बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट कर सकेगी। इवन IITs के स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकेंगे 3 सालों के लिए ये प्रोग्राम। और जो सिटीजन्स ज्वाइन करेंगे उनको क्या फ़ायदा होगा? उनको देखो सीधा सीधा फ़ायदा ये होगा
उनमें टीम में काम करने की कैपेबिलिटी आएगी, अनुशासन आएगा और समाज में इन वैल्यूज़ की काफ़ी ज़्यादा अहमियत होती है। मतलब 3 साल आर्मी में सर्व करने के बाद वो जहाँ पर भी काम करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आर्मी को इससे बहुत सारे फायदे होंगे। आर्मी को ये फायदे होंगे, उनके पैसों की बहुत सारी बचत हो जाएगी। जनरली देखो, सैलरीज देने में और पेंशन्स देने में बहुत सारा पैसा चला जाता है आर्मी का, इसलिए मॉडर्नाइजेशन के लिए, टेक्नोलॉजीज पर इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कम बच पाता है। लेकिन इस स्कीम की सहायता से बहुत सारे पैसों की बचत हो जाएगी। अगर सरकार अप्रूवल दे देती है तो नेवी और एयरफोर्स भी इस प्रकार की स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट में एक और टर्म है टूथ टू टेल रेशो। ये क्या होती है? इसका सिंपल मतलब देखो ये है कि कितने मिलिट्री पर्सनल सप्लाई एंड सपोर्ट के काम में लगे होते हैं, ये इंश्योर करने के लिए एक जो सोल्जर है वो लड़ सके। अब देखो, आर्मी में बहुत सारे काम होते हैं ना, जो लड़ने वाले सोल्जर्स होते हैं उनके लिए लॉजिस्टिक्स भी तो अरेंज करने पड़ते हैं। जैसे डॉक्टर्स भी होते हैं, टेक्निकल पर्सनल भी होते हैं आर्मी में, खाना बनाने संबंधित लोग भी होते हैं, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले लोग भी होते हैं। मतलब ये सारे होते आर्मी के ही लोग हैं, लेकिन फिलहाल उनका काम कॉम्बैटिंग का नहीं होता, सप्लाई एंड सपोर्ट का होता है। तो टूथ टू टेल रेशो का मतलब ये है कि कितने मिलिट्री पर्सनल लगे हुए हैं सप्लाई एंड सपोर्ट के काम में, ये इंश्योर करने के लिए एक जो सोल्जर है वो लड़ सके। ये है टूथ टू टेल रेशो। ये कम होनी चाहिए। अगर देखो 5 मिलिट्री पर्सनल लगे हुए हैं ये इंश्योर करने के लिए कि एक सोल्जर लड़ सके, तो मतलब रेशो काफ़ी ज़्यादा खराब है, रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। चलते हैं आगे। आर्टिकल डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में रक्षा मंत्री ने ये स्कीम लॉन्च की। मकसद क्या है DTIS यानी डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को लॉन्च करने का? मकसद देखो ये है, ये सुनिश्चित करना हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो, ताकि हमें कम से कम डिफेंस इक्विपमेंट्स को दूसरे देशों से परचेज करना पड़े। तो ये इंश्योर करने के लिए स्पेशल फोकस होगा MSMEs और स्टार्टअप्स डिफेंस प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करें। ये स्कीम डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करेगी। 5 साल तक ये स्कीम चलेगी और प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप में 6 से लेके 8 नई टेस्ट फैसिलिटीज़ इस्टाब्लिश की जाएंगी। और उन टेस्ट फैसिलिटीज़ में इन सब चीज़ों का टेस्ट होगा, जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, रबर टेस्टिंग, नॉइस एंड शॉक टेस्टिंग। इन सब चीज़ों का टेस्ट होगा उन नई टेस्टिंग फैसिलिटीज़ में जो इस्टाब्लिश की जाएंगी इस स्कीम के अंतर्गत। फंडिंग की बात करें, गवर्नमेंट 75% फंडिंग देगी ग्रांट इन एड के रूप में। बाकी 25% जो फंडिंग आएगी वो देखो स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा दी जाएगी, जिसमें हमारी प्राइवेट कंपनीज होंगी और स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी। इस स्पेशल पर्पस व्हीकल को रजिस्टर किया जाएगा कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सोनिक बूम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में बेंगलुरु में एक बहुत ही जोर का साउंड सुनाई दिया, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की एक टेस्ट फ्लाइट में सुपरसोनिक प्रोफाइल इन्वॉल्व थी। तो क्या मतलब होता है सोनिक बूम का? देखो, जब कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट हवा में साउंड की स्पीड से तेज ट्रेवल करती है तो एकदम से एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी कैसे रिलीज होती है? साउंड वेव्स की फॉर्म में, मतलब साउंड जनरेट होता है। जैसे आसमान में आपने कई बार देखा होगा, जब कोई एयरक्राफ्ट जा रहा होता है तो जोर जोर से आवाज़ आ रही होती है साउंड की, तो ये सोनिक बूम होता है। जब देखो जमीन से थोड़ा सा ऊपर अगर इस प्रकार से कोई एयरक्राफ्ट या दूसरी वस्तु साउंड की स्पीड से तेज ट्रेवल करेगी तो साउंड एनर्जी बहुत तेजी से रिलीज होगी, बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देगा। इवन शीशे भी टूट जाते हैं, ग्लास क्रैक हो जाते हैं। कई बार
अगर कमज़ोर बिल्डिंग्स हैं तो वो हिलने लगती हैं। तो बहुत सारे देशों में तो मना है कि आप ज़मीन से कम डिस्टेंस पर एयरक्राफ्ट तेज़ स्पीड में नहीं उड़ा सकते, मतलब इतनी स्पीड में आप नहीं उड़ा सकते कि वो स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो। सबसे पहली बार देखो 1947 में एक अमेरिकन मिलिट्री पायलट चक ईगर, ये पहले पर्सन बने थे जिन्होंने साउंड बैरियर को ब्रीच किया, मतलब इन्होंने प्लेन उड़ाया साउंड की स्पीड से ज़्यादा की स्पीड पर। इनके पास एयरक्राफ्ट था बेल X-1 एयरक्राफ्ट। इन्होंने 1127 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की थी उस समय। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के बारे में है। हाल ही में इंडिया और ब्राज़ील की 2 वुमेन पीस कीपर्स को संयुक्त रूप से ये अवार्ड दिया गया 2019 के लिए। देखो ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था 2016 में। किनको ये अवार्ड दिया जाता है? वो इंडिविजुअल मिलिट्री पीस कीपर्स जो UN सिक्योरिटी रेजोल्यूशन 1325, ये रेजोल्यूशन है वुमेन पीस सिक्योरिटी इन सब इश्यूज़ पर। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के इस रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में जो इंडिविजुअल पीस कीपर्स अच्छा रोल प्ले करते हैं, उनके रोल को रिकॉग्नाइज करने के लिए उन इंडिविजुअल पीस कीपर्स को ये अवार्ड दिया जाता है मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। देखो मैं सिंपल आपको बताता हूँ। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से रेजोल्यूशन पास होने के बाद पर्टिकुलर देश में पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती है शांति स्थापित करने के लिए। अब यूनाइटेड नेशन की तो अपनी कोई फोर्स है नहीं, विभिन्न देश अपने अपने ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट करते हैं इस पीस कीपिंग मिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जिन इंडिविजुअल पीस कीपर्स ने अच्छा काम किया इस रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी रेजोल्यूशन 1325 से, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार ये अवार्ड संयुक्त रूप से 2 पीस कीपर्स को दिया गया है। इंडिया की तरफ से मेजर सुमन गावनी और एक ब्राज़ील की भी पीस कीपर हैं जिनका नाम है कमांडर कार्ला मोंटीरो डी कास्ट्रो अराउजो। ये ब्राज़ील की नेवल ऑफिसर हैं। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से इस बार का अवार्ड दिया गया है। ये देखो पहली बार है कि जॉइंटली ये अवार्ड दिया गया हो, अदरवाइज तो किसी एक ही पर्सन को ये अवार्ड दिया जाता है। चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।